हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इनडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। ब्रिटेन एक ऐसा देश रहा जिसने दुनिया भर के देशों में राज किया और कहा जाता है कि उसके राज में कभी रात नहीं होती थी, कभी अंधेरा नहीं होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं पे दिन रहता ही था किसी न किसी देश में जहां उसका शासन होता था। ऐसे समय में यह मानना बहुत मुश्किल था कि क्या कभी ब्रिटेन में कोई ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो वहां का मूल व्यक्ति ना हो, यानी कि किसी और देश का वह मूल वंश हो। ऐसा कभी नहीं सोचा था उस वक्त किसी ने भी, लेकिन अब ऐसा हो गया है। एक गैर श्वेत नस्ल का व्यक्ति ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बन गया है, जिसका नाम आप सभी ने सुना है, ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक के बारे में आज की हमारी खबर है, जिसे हम विस्तार से देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऋषि सुनक जो है ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे निकल गए हैं। तो यहां पर जो खबर है वह यह है कि ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, उनका भारत से क्या कनेक्शन है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले यह देखते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो हालिया खबर है, यानी कि ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बारे में, उसे हम विस्तार से देखेंगे कि क्या है खबर और उसके पीछे क्या है वजह। उसके बाद हम देखेंगे ऋषि सुनक का आरंभिक जीवन क्या था, यानी कि प्रधानमंत्री बनने के पहले, यानी राजनीति में आने के पहले उन्हें किस प्रकार से अपनी जिंदगी जीनी थी, और उसके बाद जब वे राजनीति में आए तो किस प्रकार से उनका राजनीतिक जीवन रहा, और उसके बाद राजनीतिक जीवन में उनके जो प्रमुख कार्य रहे जिनकी वजह से वे चर्चा में आए और उनकी क्या उपलब्धियां रही, इस पर नजर डालेंगे। उसके बाद देखेंगे अब चूंकि वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो उनके सामने क्या क्या चुनौतियां रहेंगी। साथ में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि भारत के साथ रिश्तों पर किस प्रकार का अभी आने वाले समय पर असर पड़ेगा उनके प्रधानमंत्री बनने से, और अंत में एक अभ्यास प्रश्न जो इस टॉपिक पर आपकी पकड़ को और मजबूत करेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है हालिया खबर। तो हालिया खबर तो आपको पता ही है, ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री पद की रेस थी उसमें कौन जीत चुका है, ऋषि सुनक जीत चुके हैं। तो ऋषि सुनक जीत चुके हैं, तो रेस कैसे शुरू हुई उसको समझ लेते हैं। तो मुख्य बात यह है कि अभी कोई चुनाव नहीं हो रहे थे, उस प्रकार के चुनाव तो नहीं हो रहे थे जिसमें लोगों को वोट देने जाना था। चुनाव पहले ही संपन्न हो चुके थे, बहुत पहले, जिसमें कि जो विजेता पार्टी थी वह थी कंजर्वेटिव पार्टी। अब इस पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी हो रही थी और इसी में रेस लगी हुई थी। तो कुछ समय पहले बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री थे, इस पार्टी की तरफ से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके मंत्रियों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी, जिस वजह से उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा था, रिजाइन करना पड़ा था। और उसके बाद लिज ट्रस ये बन गई ब्रिटेन की प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री। और लिज ट्रस कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रही, मात्र 44 दिन तक प्रधानमंत्री रही। और अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने की वजह थी कि जो इनका इकोनॉमी प्लान था, इनका इकोनॉमी प्लान यानी कि ब्रिटेन के लिए जो भी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, उसमें सुधार की दृष्टि से जो भी इन्होंने प्लान लेकर आई थी, कर से संबंधित जो उन्होंने सुधार किए थे, उससे फायदा होने की बजाय देश को नुकसान होने लगा और इनके खिलाफ भी आवाज उठने लगी। इसकी वजह से इन्होंने भी 44 दिन में मात्र रिजाइन कर दिया। और उसके बाद फिर से रेस शुरू हुई कि आखिर कंजर्वेटिव पार्टी से कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और ऐसा हो रहा था मात्र 4 सालों के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री तय किया जाना था कंजर्वेटिव पार्टी में। तो अब इस बार रेस में यही तीनों थे, बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक और लिज ट्रस। तो कुछ दिनों पहले जब बोरिस जॉनसन ने साफ साफ कह दिया कि मुझे पता है मैं सबसे आगे हूं इस रेस में, लेकिन मैं इस रेस में शामिल ही नहीं होना चाहता हूं, यानी कि मैं प्रधानमंत्री की पद नहीं प्राप्त करना चाहता हूं। उसके बाद दो लोग बचे, ऋषि सुनक और लिज ट्रस। अब चूंकि लिज ट्रस ने अभी हाल ही में त्याग पत्र दिया था, 44 दिन की सरकार चलाई थी, और जिसमें यह देखा गया कि उनका इकोनॉमी प्लान अच्छा नहीं है, लोगों के द्वारा पसंद नहीं किया गया। और साथ में ऋषि सुनक जो कि लॉकडाउन के दौरान काफी चर्चित हुए अपने प्रबंधन के मामलों को लेकर के। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, यह जानेंगे हम इस खबर में। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात इस हालिया खबर में यह भी रही कि यह ऐसे व्यक्ति थे ऋषि सुनक जिन्हें
इस पद में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री पद के लिए जो चुना था, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि ये पहले अश्वेत थे, पहले ब्रिटिश एशियाई थे, सबसे कम उम्र के, यानी कि पिछले 200 वर्षों में, 200 वर्ष यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड में 200 वर्ष में सबसे कम उम्र के व्यक्ति, कितने उनकी उम्र है, 42 वर्ष अभी हाल में, ये बने और भारतीय मूल के भी थे। ये महत्वपूर्ण बातें थी, तो यह खबर इसी वजह से चर्चा में रही। अब बात आती है कि इनका आरंभिक जीवन किस प्रकार का रहा और भारत से लेकर इनका जो कनेक्शन है उसे भी देखेंगे। तो इनका जन्म 1980 में कहां होता है, ब्रिटेन में ही होता है, साउथहैम्पटन में होता है। अब ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ, लेकिन कहानी में थोड़ा सी पीछे जाने की जरूरत है। जो इनके दादा दादी थे वे पंजाब प्रांत से संबंधित थे। पंजाब प्रांत में एक शहर है गुजरांवाला। अब ये गुजरांवाला जो शहर है यह ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत पंजाब प्रांत में आता था। यानी ब्रिटिश इंडिया मैंने इसलिए यहां पर बोला है, जिसके पीछे की वजह यह है कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उस वक्त में यह पंजाब प्रांत का हिस्सा ही था। लेकिन अगर हम विभाजन के बाद की स्थिति देखें तो यह वो क्षेत्र था जो कि अब पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इनके दादा दादी थे, इन्होंने जब ब्रिटिश इंडिया में यानी कि इस शहर को छोड़ करके इंडिया से बाहर गए, तो वो बाहर कहां जाते हैं, बाहर वे जाते हैं पूर्वी अफ्रीका की ओर। पूर्वी अफ्रीका में जाकर वहां पर वे बस जाते हैं। और यह कब की बात है, 1935 के आसपास की। यानी कि उस वक्त की स्थिति में हम कह सकते हैं कि भारत की ही बात हो रही है। ब्रिटिश इंडिया का वह जो क्षेत्र था, अविभाजित भारत था, तो उस हिसाब से यह भारत की बात थी कि एक भारतीय पूर्वी अफ्रीका में जाकर के बस गया। उसके बाद उसके जो पिता थे उनका जन्म होता है केन्या में, पूर्वी अफ्रीका में, जिनका नाम था यशवीर, जो कि एक डॉक्टर बने आगे चल के। जो उनकी माता थी उषा, उनका जन्म हुआ था तंजानिया में। और जब इनका विवाह होता है आगे चल के, ये जाके बस जाते हैं कहां पर, ब्रिटेन में बस जाते हैं। ये चले जाते हैं ब्रिटेन में और ब्रिटेन में ही फिर 1980 में जन्म होता है ऋषि सुनक का। तो इस हिसाब से अगर आपसे कोई कहे कि ये भारतीय मूल के हैं तो बिल्कुल यह बात जायज है। लेकिन अगर कहीं से यह बात कही जाए कि ये पाकिस्तान मूल के हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया के द्वारा यह बात उछाली जा रही है, तो एक तरह से अगर हम भूगोल को देख के बात करें तो एक तरह से यह बात सही भी है। लेकिन हम पीछे इतिहास में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं। अब यह आपका निर्णय है, आप समझ सकते हैं कि वे कहां के हैं। ठीक है, अब यहां पर अब बात आती है उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति की। अक्षता मूर्ति कौन है, अक्षता मूर्ति बेटी है, किसकी बेटी है, नारायण मूर्ति की। अब नारायण मूर्ति कौन है, नारायण मूर्ति हैं संस्थापक, किसके संस्थापक हैं, ये संस्थापक हैं इन्फोसिस के। ये भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनी में से एक है और दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी में से भी एक है इन्फोसिस। और इसके संस्थापक है नारायण मूर्ति और उनकी बेटी है कौन, अक्षता मूर्ति। ये दोनों कॉलेज के टाइम पे जब पढ़ाई करते थे तो उस दौरान इनकी मुलाकात हुई थी। शुरुआत में पढ़ाई तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में की, किसने, ऋषि सुनक ने। और उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए की डिग्री ली और यहीं पर इन दोनों की शादी भी हुई थी। इसके बाद इन्होंने कमाई करने के लिए अमेरिका गए ऋषि सुनक। अमेरिका में इन्हें ग्रीन कार्ड भी मिल गया। ग्रीन कार्ड प्राप्त करके वहां पर उन्होंने कुछ समय तक काम किया, लेकिन वहां से भी ये वापस आ गए और वापस आकर के ब्रिटेन में बहुत सारे काम किए, जिसमें से एक है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसके ये संस्थापक रहे और ठीक ठाक इन्होंने पैसे कमाए। और इन पति पत्नी की बात करें, यानी कि ऋषि सुनक और अक्षता की बात करें, तो कहा जाता है इन दंपति की कुल संपत्ति है 730 मिलियन पाउंड। ब्रिटेन के 22वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं ऋषि सुनक। और यह कहा जाता है जो किंग चार्ल्स तृतीय हैं, किंग चार्ल्स तृतीय, इनसे भी ज्यादा की संपत्ति किसके पास में है, ऋषि सुनक के पास में है। यह महत्वपूर्ण बात है। अब एक विवाद भी हुआ था इनके ग्रीन कार्ड को लेकर के, जिस पर हम आगे चल के बात भी करेंगे। सबसे पहले अब उनका राजनीतिक जीवन भी देख लेते हैं। राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें तो 2015 में सबसे पहली बार इन्होंने चुनाव जीता। जिस प्रकार से हमारे यहां लोकसभा होती है उसी प्रकार से हाउस ऑफ कॉमन्स होता है।
हाउस ऑफ कॉमन्स। इस हाउस ऑफ कॉमन्स में 2015 में ये संसद के सदस्य बने, यानी कि जिस प्रकार से हमारी लोकसभा वैसे ही हाउस ऑफ कॉमन्स, और कहां से, रिचमंड न्यूयॉर्क के लिए बने संसद सदस्य। अब ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सबसे अमीर सांसदों में ब्रिटेन में आते हैं, ब्रिटेन के सबसे अमीर सांसदों में इनका नाम है। और ये चर्चा में धीरे धीरे आना शुरू हुए कब, जब ब्रेक्जिट का इन्होंने समर्थन किया था। अब ब्रेक्जिट के समर्थन से ये कैसे चर्चा में आए, आपको पता है कि ब्रेक्जिट यानी कि क्या होता है, ब्रिटेन का ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन से एग्जिट। तो यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन ने अपने आप को एग्जिट कर लिया, यानी कि अलग कर लिया। उसके लिए जनमत संग्रह भी किया गया। इस दौरान ब्रेक्जिट का समर्थन किया था ऋषि सुनक ने, और ऋषि सुनक दरअसल किसका समर्थन कर रहे थे, बोरिस जॉनसन का। अपनी पार्टी के जो बड़े कद के नेता थे बोरिस जॉनसन, उनका समर्थन करने के दौरान ये भी हाईलाइट हुए, ये भी चर्चा में आए। इसी वजह से जब प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बने तो इन्होंने इन्हें मंत्री पद भी दिया था। अब बात करें मंत्री ये कब बने, तो 2020 में ये बने राजकोष के चांसलर, यानी ब्रिटेन के वित्त मंत्री बने, राजकोष के चांसलर। और अब याद करिए कि 2020 के दौरान ही दुनिया भर में कोरोना का साया घूम रहा था। तो उसी दौरान इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ब्रिटेन में, और क्या भूमिका निभाई थी इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और वर्तमान में अगर राजनीतिक जीवन को देखते हुए देखें तो अब ये अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री पद के लिए इन्होंने अपना नाम तय करवा लिया है। तो इनके चर्चित कार्य और उपलब्धियां क्या क्या हैं देख लेते हैं। लाखों नौकरियों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय बचाव पैकेज इन्होंने निकाला था। ये कब की बात हो रही है, वही मार्च 2020, जब कोरोना काल शुरू हो चुका था और ब्रिटेन का हाल बहुत बुरा था। जॉब रिटेंशन स्कीम निकाली। जॉब रिटेंशन स्कीम के तहत लोगों की जितनी भी सैलरी थी, जितनी उनकी आमदनी थी, उसका 80% तक का भुगतान किया गया। इससे लोगों को काफी राहत हुई। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण राहत की बात कि जो ब्रिटेन में माना जाता है कि जो रेस्टोरेंट है या तो बार है या तो पब है या तो क्लब है, इनकी वजह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। तो उनके लिए ही एक योजना चलाई गई थी कोरोना काल के दौरान, ईट आउट टू हेल्प आउट, यानी कि रेस्टोरेंट, बार, पब और क्लब को बेहतर रखने के लिए, या वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है, उसे मजबूत करके रखने के लिए, उसे सुदृढ़ करके रखने के लिए यह योजना शुरू कराई गई थी, ईट आउट टू हेल्प आउट। योजना में क्या होता था कि जितना भी, मान लीजिए कि 100 रुपए का बिल आया, तो 100 रुपए के बिल में 50 रुपए आप भरेंगे प्लस 50 रुपए सरकार भरेगी। और इसमें कोई भी छुपी हुई शर्त नहीं थी। यह स्कीम इतनी अच्छी थी कि इसमें कोई भी छुपी हुई शर्त नहीं थी, कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं थी। कितने का भी आप खा लो, कोई सीमा नहीं तय थी। कितने का भी ऑर्डर हो जाए उसका 50% ही पे करना है और 50% सरकार उसका पे करेगी। इसकी वजह से लोगों के रोजगार बचे रहे इस सेक्टर में। अब उसके बाद देखें तो एक और महत्वपूर्ण बात कि जिस प्रकार से बोरिस जॉनसन की छवि रही, उस प्रकार की इनकी छवि नहीं थी। विवादों से ये लगभग दूर रहे। हालांकि जिस प्रकार से देखा जाए बोरिस जॉनसन के पास विवादों की एक लंबी लिस्ट थी, उस प्रकार के विवाद इनके पास नहीं थे। कुछ तो थे ही, जैसे कि मैंने बताया कि ग्रीन कार्ड वाला विवाद था, जिसमें यह था कि कहा जाता है कि उनके पास यूएसए का ग्रीन कार्ड था। तो यह अपने आप में देखा जाए तो विवाद की स्थिति थी, यानी कि अगर वे यहां पर नेता हैं तो उन्हें ग्रीन कार्ड छोड़ देना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना था। वहां की जो विरोधी पार्टियां थी उनका कहना था। लेकिन अगर कानून की बात करें तो ऐसा कोई नियम नहीं था जिसमें यह कहा जा सके कि अगर कोई नेता है, सांसद है ब्रिटेन का और प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, तो उसके लिए यूएसए का ग्रीन कार्ड छोड़ना एक जरूरी प्रक्रिया माना जाएगा, या तो यह किसी प्रकार का अपराध है या तो गैर कानूनी है। ऐसा कुछ भी नहीं था। पिछले कुछ समय से इन्होंने जो अपनी छवि बनाई है वह भी अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में काफी अच्छी बनाई है। यानी कि एक तरफ जो इनके प्रतिद्वंदी हैं
जो जैसे बोरिस जॉनसन को देख लीजिए, हालांकि उन्होंने तो चुनाव से अपने आप को इस रेस से अलग कर लिया था, लेकिन अन्य जो प्रतिद्वंदी हैं उससे भी बेहतर छवि इन्होंने बनाई। वेल ड्रेस्ड रहे, अच्छी तरह से कैमरे के सामने आए, अच्छी तरह से सोशल मीडिया में अपने आप को दर्ज कराया। अब उसके बाद बात आती है, क्या अब इनके सामने कोई चुनौती है कि नहीं? बिल्कुल चुनौती है। अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है कि एक ऐसे व्यक्ति को लोगों ने, वहां के लोगों ने ही प्रधानमंत्री चुना है जो कि गैर श्वेत है। अभी से ही बहुत लोग वहां पर कह रहे हैं, इस सोशल मीडिया में इस प्रकार की भी बातें सामने आ रही हैं जिसमें लोग यह कह रहे हैं कि एक गैर श्वेत व्यक्ति है, ब्रिटेन का तो वह है ही नहीं, तो वह हमारे लिए क्यों कार्य करेगा? एक प्रॉपर ब्रिटेन का कोई व्यक्ति हो वो प्रधानमंत्री होना चाहिए। हालांकि यह बात अपने आप में देखिए कि हालांकि कुछ लोग भले ही यह कह रहे हैं, लेकिन चूंकि चुनाव हुआ है और उस चुनाव में भारी मतों से तो जीत कर आए हैं, कई लोगों का पार्टी में समर्थन मिला है, तब जाके वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, कुछ लोग प्रयास करते ही हैं टांग खींचने का, तो ये अलग बात है। लेकिन अब बात आती है कि काम के सिलसिले में किस प्रकार की चुनौतियां हैं। तो एक तो है महंगाई। महंगाई की जो मार है वह पूरी दुनिया झेल रही है और इस मार से ब्रिटेन भी अछूता नहीं है। इसके अलावा देखें, गैर और बिजली की जो कीमत है वह भी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और रूस का युद्ध अभी भी जारी है। उसके अलावा ब्रिटिश पाउंड की गिरती कीमत एक बहुत बड़ी समस्या सामने ही दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से रुपए की कीमत गिरती जा रही है डॉलर के मुकाबले, उसी तरह से ब्रिटिश पाउंड की कीमत भी गिरती जा रही है। उसके अलावा कुछ और छोटे छोटे मसले हैं, जैसे कि उनकी जो पत्नी है अक्षता मूर्ति, अक्षता मूर्ति का कुछ कर संबंधी विवाद है, कर भुगतान के मामले में कुछ विवाद है, उसकी वजह से भी विरोधी इन्हें खींचते हैं। उसके अलावा गैर श्वेत नस्ल वाली जो मैंने आपसे बात बताई कि छोटी मोटी और भी कुछ बातें हैं, लेकिन काम के मामले में मुख्य बात यही है महंगाई, गैस, बिजली और रुपए की गिरती कीमत। अब बात आती है, एक तरफ जो अभी 44 दिन की प्रधानमंत्री थी, उनका जो इकोनॉमिक प्लान था वह सफल नहीं था और वह 44 दिन में ही असर दिखाने लगा था, इसलिए उनके लिए विरोध होने लगा था। और यही एक तरफ ऋषि सुनक है। ऋषि सुनक ने कोरोना काल में अच्छा खासा कार्य किया था और इनका इकोनॉमिक प्लान उस वक्त भी लोगों को पसंद आया था जब ये वित्त मंत्री थे, और अब जब ये प्रधानमंत्री हैं तो जो निवेशक हैं, निवेशक काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस वक्त जो निवेशक है ब्रिटेन में वे काफी संतुष्ट हैं ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से, क्योंकि इनका इकोनॉमिक प्लान बाकियों की अपेक्षा काफी बेहतर दिखाई देता है और ये कोई भी डिसीजन यूं ही नहीं ले लेते हैं। काफी अक्खड़ किस्म का व्यक्तित्व इनका नहीं माना जाता है। साफ साफ यह देखा गया है, माना जा रहा है कि यह जो भी निर्णय लेते हैं सोच समझ कर लेते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, कई आयामों को सोचने के बाद वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अब बात आती है कि ऋषि सुनक का भारत से किस प्रकार का संबंध है, और संबंध की बात सिर्फ ऋषि सुनक के तौर पर नहीं, यानी कि अब चूंकि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं तो आने वाले समय में भारत का और इनका, यानी कि किसका, ब्रिटेन का आपस में किस प्रकार का संबंध हो सकता है वो देखना पड़ेगा। तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था, ऋषि सुनक जब इस रेस में आगे आ गए और जीत गए तो उन्हें बधाई दी और कहा कि अब बेहतर होगा कि हम दोनों मिल करके जो ग्लोबल इश्यूज हैं उस पर मिलकर काम करेंगे और उसके अलावा जो रोड मैप 2030 है उस पर भी बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। तो अब यहां पर ग्लोबल इश्यूज के बारे में तो आप समझ ही सकते हैं, जितने भी वैश्विक स्तर के मुद्दे हैं उस पर मिलकर चर्चा करेंगे। लेकिन ये रोड मैप 2030 क्या है? तो रोड मैप 2030 पर साइन किया गया था मई 2021 में, द्विपक्षीय संबंधों में नया आयाम देने के लिए। जो बोरिस जॉनसन थे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने रोड मैप 2030 में साइन किया था, जिसमें कुछ बातें थी और जिसका लक्ष्य यह था कि अगले 10 वर्ष यानी कि 2021 से 2030 तक में स्थिति को काफी बेहतर करना है, दोनों देशों को सहयोग करते हुए। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जैसे कि सहयोग और व्यापार को मजबूती मिलेगी, इसके माध्यम से यह तय किया गया था, जिसके लिए कुछ उपाय की बात भी की गई थी, जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की गई थी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, FTA। FTA का मतलब यह होता है कि दो ऐसे देश जो चाहते हैं कि उनके देशों का जो भी उत्पाद है उनका आयात और निर्यात आसानी से एक दूसरे देश में हो सके,
तो आयात और निर्यात को आसान बनाने के लिए, आसान किसको करना है? आयात और निर्यात को। कितने देशों के मध्य बात हो रही है? 2 देश के बीच की बात हो रही है। तो यह होता है एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसके लिए दोनों देश जल्द ही सहमत हो जाएंगे। ऐसा माना जा रहा कि इस साल के अंत तक सहमत हो जाएंगे। सहमत होने ही वाले थे, लेकिन बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया था कुछ समय पहले, इस वजह से मामला अभी तक अटका हुआ है। लेकिन अब मामला माना जा रहा है कि जल्द ही यह मामला क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा इंडो पैसिफिक क्षेत्र, वहां पर भी एक दूसरे को ये सहयोग करेंगे। रक्षा के मामलों में भी ये एक दूसरे को सहयोग करेंगे, चाहे नवाचार हो, चाहे तकनीकी हो, हर क्षेत्र में ये दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे। यह तय हुआ था रोड मैप 2030 में, और यह रोड मैप एक तरह से देखा जाए तो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के द्वारा ही हस्ताक्षर किया गया था इसमें। और अभी भी जो प्रधानमंत्री हैं यूके के, ब्रिटेन के, वे कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, यानी कि दोनों ही सेम पार्टी के लीडर हैं, यानी कि एक ही विचारधारा की पार्टी है। जिस प्रकार की विचारधारा बोरिस जॉनसन की थी, लगभग उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करने वाले हैं ऋषि सुनक। और यह माना जा रहा है कि यही विचारधारा अब बेहतर तरीके से भारत के पक्ष में भी होगी, और न सिर्फ भारत के पक्ष में होगी, दोनों के पक्ष में होगी। और यह लाभ देखते हुए ब्रिटेन भी आगे आएगा, क्योंकि उसे पता है भारत अपने आप में एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक आज यहीं पर समाप्त होता है, और हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस टॉपिक पर आपकी पकड़ को करेगा और मजबूत, कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए नेता ऋषि सुनक किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं। तो आपके ऑप्शन है कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।